हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज क्लास 9th केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है हमारे पास, मैटर इन अवर सराउंडिंग, उसका लेक्चर नंबर 7 लेके आए हैं आपके लिए। और क्या डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग इसमें? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। इससे पहले मैंने आपको इवेपोरेशन और उन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। एंड फाइनली हम लोग लगभग चैप्टर एंडिंग की तरफ बढ़ चुके हैं और हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। यानी जब इवेपोरेशन होता है तो उसकी वजह से कूलिंग का जो है फिनोमेना हमको देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? तो ज़रा समझिए। जो मान लीजिए हमारे पास एक ओपन कंटेनर है, इस ओपन कंटेनर के अंदर हम लोगों ने कोई लिक्विड फिल किया हुआ है, सपोज वाटर ही फिल किया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना होता है, यानी लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि वो सराउंडिंग के कांटेक्ट में होंगे, तो सराउंडिंग से जो भी हीट एनर्जी इनको मिलेगी उसको ये एब्जॉर्ब करके इनकी एनर्जी इतनी राइज कर जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि ये अपनी लिक्विड कंडीशन को छोड़ के धीरे धीरे किस में आना स्टार्ट हो जाएंगे, वेपर्स में आना स्टार्ट हो जाएंगे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो फिनोमेना है जिसमें आपका कोई लिक्विड अपनी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं आ रहा, उससे पहले ये काम हो जा रहा है, इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। लेकिन अभी इस इवेपोरेशन के लिए कौन सा फैक्टर जिम्मेदार है? मैंने अभी आपको बताया कि जो सरफेस मॉलिक्यूल हैं वो आपके आसपास की जो सराउंडिंग है, जो इमीडिएट सराउंडिंग है इन मॉलिक्यूल के आसपास की, वहाँ से क्या कर रहे हैं? हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और इनकी एनर्जी राइज हो जा रही है। अगर ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे आसपास की सराउंडिंग से तो क्या होगा? आसपास की जो सराउंडिंग है वहाँ की एनर्जी में कमी आएगी। वहाँ की एनर्जी में कमी आने का मतलब क्या है? कि वहाँ का टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर का कम होना ही तो कूलिंग कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जब भी इवेपोरेशन का फिनोमेना होगा तो क्योंकि इवेपोरेशन के लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आसपास की जो सराउंडिंग है, जो इमीडिएट सराउंडिंग है इनकी, वहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो सराउंडिंग जो आसपास की सराउंडिंग वहाँ की हीट एनर्जी में कमी आएगी और टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा इसका मतलब क्या है? कि वहाँ पर एक कूलिंग इफेक्ट देखने को नज़र आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने साफ साफ आपको बताया हुआ है, इस डायग्राम के थ्रू आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि सरफेस मॉलिक्यूल है, एनर्जी गेन किया, ऊपर बढ़े, कन्वर्ट इनटू वेपर्स आफ्टर एब्जॉर्बिंग द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। ये क्या करता है? दिस मेक्स आवर सराउंडिंग्स कूल। ये हमारी जो सराउंडिंग है उसको ठंडा कर देता है, कूल बना देता है। ओके, तो अब इस पे बेस्ड पे, यानी कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन पे आपकी एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि चैप्टर के अंदर ही एक्सप्लेनेशन में आते हैं। तो उन क्वेश्चंस के ऊपर गौर करते हैं ज़रा। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर एसीटोन, जिसको हम लोग नेल पॉलिश रिमूवर भी बोलते हैं, ऑन अवर पाम। हमारी ये जो हथेली है, अगर इसके ऊपर हम लोग नेल पॉलिश रिमूवर या फिर एसीटोन को अगर पोर करते हैं या फिर सैनिटाइजर डालते हैं अपने हैंड्स के ऊपर, तो हमको कैसा महसूस होता है? ये कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है, आपने देखा होगा कि जब भी अपने हैंड्स के ऊपर हम लोग सैनिटाइज़र अप्लाई करते हैं या फिर नेल पॉलिश रिमूवर लगाते हैं तो हमारे पाम जो है उसमें ठंडा ठंडा महसूस होता है, एक कूलिंग सेंसेशन आता है। ये जो कूलिंग सेंसेशन है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि जब भी आप एसीटोन अपने हैंड्स पर अप्लाई करते हैं तो जो एसीटोन है या फिर जो नेल पॉलिश रिमूवर है या फिर आपका सैनिटाइज़र है, वो आपके इस पाम से यानी हथेली से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि वो लिक्विड कंडीशन से किस में जा सके? वेपर्स में जा सके। उसके अंदर जो एसीटोन है, एसीटोन के मॉलिक्यूल्स आपके हैंड्स जो कि उसकी इमीडिएट सराउंडिंग है वहाँ से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर टेम्परेचर डाउन होगा। टेम्परेचर कम होने का मतलब क्या है? कि आपकी जो हथेली है, आपका जो पाम है, उसमें आपको कूलिंग सेंसेशन महसूस होगा। तो ठंडक महसूस क्यों हो रही है? क्योंकि जो आपके एसीटोन के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पाम से यानी हथेली से क्या कर रहे हैं? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या इफेक्ट जनरेट हो रहा है? हमारे पास कूलिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड, वाई? जो हमारे पास जो सनी डे होता है, यानी कि हमारे पास जब सनलाइट एनर्जी बहुत ही तेज़ी से आ रही होती है, तो पीपल स्प्रिंकल, यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर क्या स्प्रिंकल करते हैं हम लोग? वाटर स्प्रिंकल करते हैं। तो पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड, वाई? तो अपनी छत को ठंडा करने के लिए लोग क्या काम करते हैं? छत के ऊपर पानी डाला करते हैं। गर्मियों में अक्सर आपने ये देखा होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हम लोग पानी क्यों डाल रहे हैं? तो इसकी भी वजह क्या है? कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। पानी जब आप किसी गर्म रूफ़ के ऊपर या फिर ओपन रूफ़ के ऊपर डालते हैं तो क्या होता है? जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उस रूफ़ जो कि उसकी इमीडिएट सराउंडिंग है
वहाँ से क्या काम करेंगे, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, उनकी खुद की एनर्जी तो बढ़ जाएगी, लेकिन रूफ की जो एनर्जी है उसमें कमी आएगी। वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होगा इसका मतलब क्या है कि जो आपकी रूफ है वो ठंडी हो जाएगी। और हम यही तो करना चाहते हैं, रूफ को ठंडा करना है। रूफ को ठंडा करने के लिए हम लोगों ने क्या डाला है, पानी। लेकिन रूफ ठंडी कैसे हो रही है उस चीज़ को समझना है अपने को। पानी के मॉलिक्यूल्स उसकी जो इमीडिएट सराउंडिंग है यानी रूफ है, वहाँ से क्या काम कर रहे हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से जो रूफ है उसके टेम्परेचर में कमी आती है, जिसकी वजह से आपकी रूफ ठंडी हो जाती है। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को गेन करने के बाद, एब्जॉर्ब करने के बाद इवेपोरेट हो जाते हैं, यानी हमारी जो रूफ है वो ड्राई भी हो जाती है और साथ साथ में ठंडी भी हो जाती है। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। तो समर में हमको कॉटन क्लोथ्स वियर करने की सलाह दी जाती है। हमको ये बोला जाता है जनरली कि गर्मियों के टाइम पे हमको कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए। ऐसा क्यों है, हमको कॉटन क्लोथ्स पहनने की सलाह क्यों दी जा रही है, हमको क्यों बोला जा रहा है कि आपको कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए, सिंथेटिक फाइबर से बने हुए क्लोथ्स हमको नहीं पहनने चाहिए। उसकी वजह यह है कि कॉटन जो है आपका एक बहुत ही बेस्ट एब्जॉर्बर है वाटर का, या फिर जो हमारी बॉडी के अंदर स्वेट डेवलप होता है समर में, उसको बहुत अच्छे तरीके से जो हमारा कॉटन है वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कॉटन अगर स्वेट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, जैसे ही हम लोग एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, हमारा स्वेट जो है जो कॉटन ने एब्जॉर्ब कर लिया है वो एयर के कांटेक्ट में आते ही क्या होगा, जो इमीडिएट सराउंडिंग है वहाँ से आपके जो स्वेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी गेन करेंगे। एनर्जी गेन करेंगे तो वो जो स्वेट है आपकी इवेपोरेट होगी, इमीडिएटली इवेपोरेट होगी। और इमीडिएट सराउंडिंग क्या है, इमीडिएट सराउंडिंग है आपकी बॉडी, यानी यहाँ से एनर्जी गेन करके जो आपके स्वेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट होंगे। और अगर आपके बॉडी से एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो बॉडी है उसकी हीट एनर्जी में कमी आएगी, यानी टेम्परेचर डाउन होगा, आपको ठंडा महसूस होगा, आपको कंफर्टेबल महसूस होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हमारे पास कॉटन क्लोथ्स हैं उनको हमें समर सीजन में वियर करना चाहिए। सिंथेटिक फाइबर से बने हुए क्लोथ्स का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। के मान लीजिए ये तो बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना है कि आपने एक ग्लास लिया, कांच का ग्लास या स्टील का ग्लास, आपने उसमें ठंडा पानी भर दिया या फिर आपने उसके अंदर आइस क्यूब्स डाल दिए, तो कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास आउटर सरफेस है इस ग्लास की, वहाँ पर हमें वाटर की ड्रॉपलेट्स नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि ग्लास लीक कर रहा है, तो पानी की ड्रॉपलेट्स बाहर कैसे आई, बाहर कैसे आपकी पानी की ड्रॉपलेट्स आ रही हैं। तो जो आपका रूम है या फिर जो आपकी सराउंडिंग है उस एयर के अंदर कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग मॉइस्चर के नाम से जानते हैं, ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। तो ये जो मॉइस्चर या फिर ह्यूमिडिटी है जो कि वाटर के ड्रॉपलेट्स की वजह से होती है, जो कि हमारे एयर में प्रेजेंस होती है, लेकिन क्योंकि वो वेपर कंडीशन में है तो हमें नज़र नहीं आ रहे। लेकिन जब ये वेपर्स जो है उस ठंडी सराउंडिंग के कांटेक्ट में आती हैं जो कि ग्लास के रूप में आपने रखी हुई है, तो क्या होता है, ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वाटर वेपर्स के रूप में जो इकट्ठे हो रखे हैं, ये उस ठंडी सराउंडिंग के कांटेक्ट में आके अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं। और अपनी एनर्जी लूज़ करेंगे तो क्या होगा, इनकी एनर्जी में कमी आएगी। इनकी एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, ये गैसियस कंडीशन से लिक्विड कंडीशन में आ जाएंगे। इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन के नाम से बोलते हैं। तो ये जो हमारे वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं ये हमको कैसे दिखाई दे रही हैं, विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस। ये कंडेंसेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि एयर के अंदर जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मॉइस्चर या फिर ह्यूमिडिटी के रूप में प्रेजेंट हैं, वो इस इमीडिएट ठंडी सराउंडिंग के कांटेक्ट में आके एनर्जी लूज़ करते हैं। एनर्जी लूज़ करके ये अपनी गैसियस कंडीशन से या वेपर कंडीशन से लिक्विड कंडीशन में आ जाते हैं। और इसलिए हमें जो आउटर सरफेस है वहाँ पर हमको क्या दिखाई देते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स नज़र आते हैं। तो हम लोगों ने आज डिस्कस किया बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। उससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी के जो अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उसको भी डिस्कस किया हम लोगों ने। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें बचा हुआ है हमारे पास, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन और केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और उसके बाद एनसीईआरटी के जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ये चैप्टर 100% आपका क्वालिटी कंटेंट के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके होम एग्जाम में, आप बड़े आराम से सॉल्व करके आ जाएंगे। कोई भी इशू, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी तरीके से
आप इन वीडियो लेक्चर्स को देखते रहिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, और अगर आपको कोई भी कंटेंट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नज़र आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपके उस डाउट को सॉल्व करने की डेफिनेट कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।